मैं डॉक्टर स्मिता मिश्रा, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज आपके महाविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर हूँ। मैं इतिहास की भी एक प्रवक्ता हूँ और इस नाते मैं आपकी कक्षाओं का कुछ अध्यापन कार्य भी करवाती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू से रूबरू कराने जा रही हूँ, जो गांधी युग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो है भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट। इससे पूर्व के व्याख्यानों में मैंने आपको असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताया था। प्रिय विद्यार्थियों, आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज 8 अगस्त है और गांधी जी की जयंती को लगभग 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि 8 अगस्त को 1942 के साल में ये आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। अगर मैं इसकी प्रस्तावना की बात करूं, तो जब 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया, गांधी इरविन पैक्ट की धज्जियां उड़ गईं, और इसके साथ साथ ही हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज़ों के मंसूबे कुछ और ही नज़र आने लगे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और 1935 का एक्ट लाया गया, लेकिन उसमें भी कोई किसी तरह की, गांधी जी ने देखा कि भारतीयों को पावर्स नहीं दी गई। यद्यपि हम देखते हैं कि चुनकर कुछ सरकारें बनाई गईं, लेकिन उनके ऊपर भी वीटो और गवर्नर्स पावर इस तरह से हावी कर दी गई कि उनका होना न होना बराबर था। तो इस पृष्ठभूमि में हम लोग देखते हैं कि भारत जो है वो फिर से एक तरह से आक्रोश में डूबा हुआ है। तो आज मैं जिस चीज़ पर आप पर जिक्र करने जा रही हूँ इस भूमिका के साथ, वो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रेरक तत्व कौन से थे या कौन से कारण थे। तो सबसे पहला कारण इसमें मैं जो देखती हूँ वो ये है कि विश्व जो दो शक्तियों में बटा हुआ था, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र, उनके बीच में निरंतर एक संघर्ष के लिए एक माहौल बना हुआ था। और 1939 में पोलैंड के गलियारे को लेकर ये युद्ध शुरू हो गया। तो एक तरफ नाजीवाद और फाजीवाद था, दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस और अन्य देश थे। तो इन देशों में जब युद्ध का आरंभ हुआ तो इसने एक विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया। अब इधर हिंदुस्तान की बात देखते हैं हम लोग। हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? हिंदुस्तान में भी इस समय बड़ा असंतोष है, और वो असंतोष किस रूप में है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक अपनी अलग संस्था का गठन कर लिया है, जो साम्यवाद के निकट है। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस के ऊपर भी समाजवादियों का जो है असर बढ़ रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, सुचेता कृपलानी हैं, अच्युत पटवर्धन हैं, अरुणा आसफ अली हैं, आरपी गोयनका हैं। ये सब लोग एक तरह से कांग्रेस को एक समाजवादी पैटर्न की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। तो गांधी जी बराबर से ये देख रहे थे कि इस समय परिस्थितियां फिर से एक बार देश को इकट्ठा खड़ा करने के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि अंग्रेज़ों की जो फूट डालो राज करो की नीति थी, उसके भी दुष्परिणाम सामने आ रहे थे, जैसे सांप्रदायिक पंचाट के रूप में हमने देखा, या हम लोगों ने देखा कि जिस समय कांग्रेसियों ने असंतुष्ट होकर विधानमंडलों से इस्तीफा दिया, तो जिन्ना ने जो था वो उस दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो मुस्लिम लीग के अलावा लगभग सारी जो पार्टियां थीं वो एक खेमे में थीं
और सारा राष्ट्र आक्रोश में डूबा हुआ था। इन परिस्थितियों में हम लोग देखते हैं कि इस समय हमें आर्थिक सामाजिक पहलुओं से भी रूबरू होना पड़ रहा था। आर्थिक संकटों से भी देश गुजर रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने बिना पूछे ताछे हिंदुस्तानियों को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया था। गांधी जी ने इसके लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह भी किया। दूसरा जो प्रमुख बिंदु था, इसमें प्रमुख आयाम था, वो ये था कि जो धुरी राष्ट्र थे, जिनमें जापान का नाम विशेष रूप से मैं ले सकती हूँ, वो तेजी से हिंदुस्तान की तरफ, एशिया की तरफ आगे बढ़ रहा था। और आगे बढ़ते हुए ये भय था कि कहीं अंग्रेज़ों की दास्ता के साथ साथ भारत में कई दास्ताओं के, कई राजाओं के, कई तानाशाहों के शासन स्थापित नहीं हो जाए। तो इस समय पूरा भारत जो था वो बेसब्र हो रहा था, और इवन गांधी जी भी इस बार जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दबाव में अपने आप को महसूस कर रहे थे। इसी समय हम देखते हैं कि ब्रिटेन में भी अनफॉर्चुनेटली अनुदारवादी जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उनका विजय हुई और उन्होंने हिंदुस्तानियों की मांगों को साफ साफ मना कर दिया। इससे पहले स्टेफोर्ड क्रिप्स के नाम से 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया था, जिसने हिंदुस्तान को पूर्ण स्वतंत्रता का दर्जा देने के लिए अपनी मांग रखी थी, लेकिन क्रिप्स को भी वापस बुला लिया गया और सब कुछ बेनतीजा होकर सामने आया। तो गांधी जी ने इन परिस्थितियों में ये उचित समझा कि एक बार पुनः लोगों को इकट्ठा किया जाए। इसी समय 8 अगस्त को कांग्रेस की तरफ से एक प्रस्ताव पारित हुआ और 1942 में, और ये कहा गया कि पूर्ण स्वराज्य के बिना हम अब इस आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे। तो इस आंदोलन की जो नींव थी वो पड़ गई और 9 अगस्त को लगभग सभी महत्वपूर्ण जो नेता थे उन्हें पकड़ लिया गया। इसी समय सुभाष चंद्र बोस भागकर बर्लिन चले गए और बर्लिन में जाकर उन्होंने रेडियो से प्रसारण किया कि मैं यहाँ पर INA का गठन करता हूँ, इंडियन नेशनल आर्मी का, और एक अपना लोकप्रिय नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इन सारी परिस्थितियों में भारत जो है वो एक संकट की घड़ी के दौर से गुजर रहा है, और इसी समय जापान ने जो था वो बर्मा के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, और अधिकार ही नहीं जमाया बल्कि अधिकार जमाकर उन शरणार्थियों की जो दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी। उनको बहुत ही हीनता और दीनता की दृष्टि से देखा जाता था। तो इस परिस्थितियों में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार भारत अपनी बुनियाद पर खड़ा होकर पुनः अपने को अपने औपनिवेशिक दास्ता से मुक्त होने के लिए एक स्वतंत्रता की चेतना को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसी समय एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनता है इंग्लैंड के ऊपर कि भारत को स्वतंत्र कीजिए। बहुत लंबा आपने शासन कर लिया यहाँ पर और भारतीयों को अब स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। इसी समय चियांग काई शेक जो चीन के राष्ट्रपति थे वो अमेरिका जाते हुए भारत में रुके। कलकत्ता में उन्होंने गांधी जी से भेंट की और उन्हें आश्वासन दिया कि वो अमेरिका से मिलकर हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए बात करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी एक पृष्ठभूमि बनकर तैयार हो गई। इसी समय गांधी जी की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही वो क्या रही? गांधी जी की कार्यशैली में लेखन भी एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा था, और वो लेखन किस रूप में था? जैसे उनका यंग इंडिया था, हरिजन था, तो इस समय वो हरिजन नामक जो अपना अखबार निकाला करते थे उसमें उन्होंने 1942 के अंदर निरंतर अपनी इस आंदोलन की तैयारियों के बारे में जिक्र किया। यदि आप लोग चाहें कभी दस्तावेज छानना, कभी रिसर्च करें
तो आप लोग देख सकते हैं कि गांधी अध्ययन संस्थान राजस्थान विश्वविद्यालय में बना हुआ है और वहाँ पर हरिजन के अंक रखे हुए हैं। तो वहाँ गांधी जी ने इसके अंदर पूरे भारत को तैयार कर दिया और इस बार की जो तैयारी थी उसमें कृषक, मजदूर, स्त्री, पुरुष, बच्चे, ठेली वाले, खोमचे वाले, सभी लोग इसमें जुड़े हुए थे, सभी पार्टी के लोग जुड़े हुए थे, केवल मुस्लिम लीग को छोड़कर। तो इस बार गांधी जी ने सभी को साथ लेकर डू और डाई का नारा दिया। डू और डाई का मतलब है करो या मरो, अंतिम समय तक लड़ते रहो, अब की हमें आज़ादी प्राप्त करनी है। लेकिन बस मैं एक बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगी, जैसा कि कई बार ये भ्रांति पैदा हो जाती है कि डू और डाई का मतलब है कि गांधी जी हिंसक हो गए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि डू और डाई का मतलब होता है करो या मरो, करो या मारो नहीं। तो जब हम मरने के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब हम सत्याग्रही हैं, हम अहिंसक हैं, हम मारने की बात तो कहीं कह ही नहीं रहे। तो जब हम इस नारे पर भी, इस स्लोगन पर भी ध्यान देते हैं तो गांधी जी ने एक अहिंसक आंदोलन को, लेकिन इस बार वो थोड़े से उग्र तेवर के साथ आए और उन्होंने कहा कि अब हम को हमारी हालात पर छोड़ दो। पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा कि गांधी जी कहते हैं हरिजन में कि अब हमें हमारी हालात पर छोड़ दीजिए, या तो हमें ईश्वर संभालेगा, या हम अराजक हो जाएंगे, या हम अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुए।